हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं और ये क्लासेस किसके लिए चल रही है? DSSS के लिए, EMRS के लिए, KBS और NBS के लिए। अगर आपको डर है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, पहले आप ये क्लासेस देखिए और उसके बाद इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तब आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, पूरे कोर को लेकर चल रहे हैं और केवल एनसीईआरटी ही नहीं, एनसीईआरटी के बाहर का भी थोड़ा सा हम इसमें ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी 9th क्लास की। इकोनॉमिक्स नाम है। अगर हम चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर हम देख रहे थे, पहला चैप्टर हमने देख लिया, उसके बाद हमने दूसरे चैप्टर पर पहली वीडियो भी देख ली और उसमें हमने क्या किया था, हमने एक व्यक्ति जिसे हम दायित्व कहते हैं, तो दायित्व को हमने किसमें बदल दिया था? हमने बदल दिया था मानव पूंजी में। ठीक है, तो मानव पूंजी बना दिया दायित्व से। अब इतना तो हम समझ गए, मानव संसाधन के रूप में अगर लोग देखें तो पहला टॉपिक तो हमारा समझ में आ गया कि दायित्व से मानव पूंजी कैसे बन रही है। अगर अब हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें अपने ही सिलेबस में, सिलेबस को भी मैं दिखा देता हूं, देखिए ये सिलेबस है। तो सिलेबस में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाई दे रही है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या और चीजें हैं, इसमें सेक्टर्स और दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो सेक्टर्स भी पढ़ने हैं। इस वजह से आज की वीडियो में हम सेक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर हैं और किस सेक्टर में क्या क्या आता है, किस तरह से काम किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति है, वो एक मानव पूंजी तो बन गया, लेकिन मानव पूंजी के रूप में वो कार्य कर रहा है, तो वो कहां कार्य कर रहा है, किस प्रकार से उसके कार्यों का विभाजन किया जाएगा, तो हमें देखने को मिलता है। अगर हम सेक्टर में विभाजित करें तो 3 मेजर सेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमें प्राइमरी देखने को मिलेगा, दूसरा सेकेंडरी देखने को मिलेगा और तीसरा टर्सरी देखने को मिलेगा। तो एक एक करके इन पर ही हम बात करेंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले लेते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? अगर आप बात करें नेचुरल रिसोर्स की, नेचुरल रिसोर्स की, नेचुरल रिसोर्स को अगर हम डायरेक्ट, मतलब जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसे हम प्रत्यक्ष रूप से दोहन करना शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से दोहन करना शुरू कर दें। अगर नेचुरल रिसोर्स का प्रत्यक्ष रूप से दोहन हो रहा है तो वो किस क्षेत्र में काम करेगा? वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगा। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का आप समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। और इसमें प्राथमिक वस्तुओं का ही उत्पादन किया जाता है और जो ऐसी वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन में जो संस्थान है, संस्थागत संरचना है, उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। मतलब जो कार्य हो रहा है, जिस जगह पर इस तरह के कार्य हो रहे हैं, उसे, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में आते क्या क्या है? अगर हम बात करें कृषि की, तो कृषि क्या है? कृषि भी हम डायरेक्ट लैंड पर हम काम करते हैं, तो ये किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कृषि के साथ साथ अगर हम कृषि से ही जुड़ी हुई चीजों को ऐड करें तो वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। इसके साथ अगर हम वानिकी को लेके चले, वानिकी, तो वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। इसके साथ अगर हम मत्स्य पालन को लेकर चले, मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। और उसके साथ साथ खनन, इसके साथ एक और है आपका ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी क्या होता है? अगर हम कृषि से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, वानिकी से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो ग्रीन जीएनपी में आता है। तो ग्रीन जीएनपी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। तो अब आपको क्या समझ में आ गया? वानिकी, अब जैसे कृषि है तो कृषि से संबंधित क्षेत्र क्या हो सकते हैं आपके? पशुपालन भी हो सकता है, पशुपालन भी हो सकता है, तो पशुपालन को भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, मत्स्य पालन आपका यहीं पे हो गया। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मत्स्य पालन, वानिकी और मत्स्य पालन, इनके साथ हम क्या और कर सकते हैं? हम मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, मुर्गी के फार्म आप बना रहे हैं, खनन कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, खनन के साथ साथ आप उत्खनन, अब ये भी जीएनपी का ही पार्ट है। ठीक है, जीएनपी में अगर ये है तो इसे शामिल किया जाएगा, बाकी का आप ऐसे ही कर रहे हैं तो वो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब आप समझ गए कि मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा वानिकी कौन से क्षेत्र में आपका आता है।
ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा और आपको वहां पर दिक्कत होगी कि वानिकी इस तरह से तो हमने नहीं पढ़ा। इस वजह से मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल को आपको ध्यान से देखना है और आपका डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा? द्वितीयक क्षेत्र वो होते हैं जो प्राथमिक वस्तुओं में एक या कई बार मूल्यवर्धन करने के लिए, प्राथमिक वस्तुओं में एक या कई बार मूल्यवर्धन। और ये मूल्यवर्धन हो कैसे रहा है? मूल्यवर्धन इस तरह से होगा, अगर आप देखेंगे कि कोई नई वस्तु बनानी है, जैसे आपने क्या किया, आपने लिया, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे आपने गेहूं का उत्पादन कर लिया, अब गेहूं को आपने क्या किया, गेहूं को साफ किया, ठीक है, और साफ गेहूं बेचना शुरू कर दिया। अब साफ गेहूं को आपने क्या किया, आटा बना दिया, आटा बनाने के बाद आपने फैक्ट्री में बेचा, ठीक है, तो वो आटा बन के एक बार तो साफ वही कर सकते हैं, दूसरा उसका आटा बना सकते हैं। अब आटा से आपने बना दी ब्रेड, तो ब्रेड भी बना सकते हैं आप गेहूं से। तो ये काम कहां हो रहे हैं? गेहूं को साफ करना, गेहूं से आटा बनाना, आटे से ब्रेड बनाना, तो एक से अधिक बार काम हो रहे हैं। एक से अधिक बार अगर आप काम करते जाते हैं तो गेहूं क्या होगा आपका, मुश्किल से आपका 15 रुपए किलो होगा। अगर आप साफ कर देंगे तो वो आपका 18 रुपए किलो बिकने लगेगा। अगर आप आटा बना देंगे तो 20 रुपए किलो बिकने लगेगा। अगर आप 1 किलो का ब्रेड कर देंगे तो आपका 50 रुपए में ब्रेड बिकने लगेगा। अब आपको समझ में आया कि मूल्यवर्धन कैसे हो रहा है। अगर ये मूल्यवर्धन करना है आपको, तो आपको जो कार्य करने पड़ रहे हैं वो सारे कार्य किस में आएंगे, द्वितीयक क्षेत्रक में आएंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आप मान के चलिए विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसके साथ अगर आप मान के चलिए निर्माण, किसी भी नए चीज के निर्माण कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप जल विद्युत और गैस आपूर्ति का काम कर रहे हैं, जल विद्युत एवं गैस आपूर्ति, ये क्या है, ये भी आपके द्वितीयक क्षेत्रक में काम करते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तृतीयक क्षेत्रक को, तो तृतीयक क्षेत्रक में फिर क्या आएगा, यहां तो साफ कर लिया, सब कुछ कर लिया आपने, आटा बना लिया, ब्रेड बना लिया, ठीक है। तो अब बात करेंगे तीसरा तृतीयक क्षेत्रक की। तृतीयक क्षेत्र में कैसे क्या काम होगा, तृतीयक क्षेत्र में वो सारी चीजें जो आपने निर्मित कर ली उन्हें आप मार्केट में बेचेंगे, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे अदृश्य सेवाएं, ये जो चीजें होती हैं इन्हें तृतीयक क्षेत्र में बांटा जाता है। अगर सेवाएं आप दे रहे हैं तो वो किसमें आएगा, तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। और ऐसी सेवाओं के उत्पादन में जो भी संस्थान लगे हुए हैं वो तृतीयक क्षेत्रक कहलाएंगे। अब आपको समझ में आ गया कि तृतीयक क्षेत्रक क्या है और सेवाएं क्या है। अगर आप सेवा दे रहे हैं, कोई भी पॉइंट आपने स्टार्ट किया और ठीक है, जैसे आपने आटा बना लिया, आटा बना के ब्रेड बना लिया, अब आप आटे को बेच रहे हैं, ब्रेड को आप बेच रहे हैं, तो आपका कहां आएगा, ये आएगा आपका मार्केट में। तो बाजार की जो चीजें हैं वो सब किस में आएंगी, आपके तृतीयक क्षेत्रक में आएंगी। बाजार में आप क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और बाजार में आप क्या कर रहे हैं, व्यापार, तो व्यापार किस में आएगा, तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। इसके साथ साथ आप संचार की बात करें तो संचार किस में आएगा, आपका तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। संचार, सेवा देना, संचार मतलब जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, वो किसमें हो रहा है, वो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें, यूट्यूब है, ये क्या है, सेवा दे रहा है ना आपको, मैं आपको सेवा दे रहा हूं ना, तो ये किसमें आएगा, ये तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। उसके साथ साथ अगर आप बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग में आपने पैसे लिए, आपने कर लिया, तो कर का भुगतान आप कर रहे हैं, एक पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, ये भी सारी सेवाओं में आएंगे। उसके साथ अगर हम बात करें बीमा क्या कर रहा है, आपको इंश्योरेंस दे रहा है। ये क्वेश्चन आपका आ ही चुका है, किसमें आया है, ईएमआरएस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और इसके साथ अगर आप जोड़ के चलें शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये क्या है, ये भी आपकी सेवाएं। उसके साथ एक और है पर्यटन भी आपका किसमें आएगा, तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। अगर आप इस तरह की चीजें देखें, अब पर्यटन में आपको क्या क्या ऐड कर सकते हो आप, जैसे होटल रेस्टोरेंट हैं आपके, ठीक है। अगर ये सारी चीजें ऐड करें तो ये किसमें, उसी में आएंगी, ठीक है। परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवहन
परिवहन तो शायद केवीएस में आ चुका है, तो परिवहन भी केवीएस में आ चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। क्या है कि आपको एग्जांपल दिया जाता है और पूछा जाता है कौन से क्षेत्र में ये आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर वास्तविक संपदा और वाणिज्यिक आवासों की सेवाएं देना शुरू कर दें हम, जैसे होटल में, जैसे वास्तविक आपने क्या किया, आपने एक बनाया जैसे चकोरी है ना, तो चकोरी रखने के लिए गोडाउन बनाना पड़ता है। ठीक है, चकोरी कहां रखते हैं आप, गोडाउन में रखते हैं, और वो आपने रेंट पे देना शुरू कर दिया, तो ये भी किसमें आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका लोक प्रशासन, लोक प्रशासन ये क्या कर रहा है, हमें सेवा दे रहा है। कौन है ये, जनता के नौकर हैं। लोक प्रशासन और प्रतिरक्षा ये किसमें आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। और अन्य सेवाएं जो भी आपकी होती हैं वो सारी आपकी किसमें आएंगी, तृतीय क्षेत्र में ही आएंगी। तो अब मैं समझ रहा हूं कि आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे उससे आप कम से कम इतना तो समझ गए होंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक होते क्या हैं। अब आपको समझ में आया। अब यहीं पर एक पॉइंट और है, अगर हम बात करें बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास है 2 हेक्टेयर खेत, ठीक है, और उस खेत में आपने कितना फसल उपजाया, आपने उपजाया 5 कुंटल गेहूं, 5 कुंटल आपने गेहूं उपजा लिया। ठीक है, गेहूं आपका हो गया। ठीक है, अब क्या है, आपके घर वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, 2 कुंटल गेहूं को कंज्यूम कर सकते हैं, 2 कुंटल गेहूं को कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब ग्रहण कर सकते हैं खुद के लिए। बाकी का 3 कुंटल गेहूं का क्या करेंगे, तो 3 कुंटल जो गेहूं है उसे हम क्या करेंगे, बेचेंगे। बेचेंगे कहां बेचेंगे, मार्केट में, बाजार में। तो बाजार में बेच दिया। अब बाजार में जो बेचा हमने, वो हमने क्या किया, वो हमने अपने लिए काम जो किया था उससे ज्यादा काम हो गया, तो हमने वो वाली जो क्रिया की उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, बाजार क्रिया कहेंगे। अब ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, ये हमारा नॉर्मल का काम होता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के पास केवल 1 ही हेक्टेयर खेत है, 1 हेक्टेयर खेत है और उसमें केवल 2 कुंटल गेहूं होते हैं, और एक उस परिवार में जो व्यक्ति हैं वो 2 कुंटल गेहूं को कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर जो फसल उपजाई जा रही है, कोई भी काम किया जा रहा है, वो अपने हित के लिए, अपने रहने के लिए, अपने जीवन के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, तो उन क्रियाओं को क्या कहेंगे, उन क्रियाओं को कहेंगे गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है, गैर बाजार क्रियाएं। और यहीं अगर किसी के पास 10 हेक्टेयर खेत है, 10 हेक्टेयर खेत है, तो वो क्या कर रहा है, वो जानबूझ के, उसे पता है कि 50 कुंटल हमारा होगा, और 50 कुंटल होगा, वो किसके लिए उपजा रहा है, वो उपजा रहा है बाजार के लिए। तो उन क्रियाओं को क्या कहेंगे, हम बाजार क्रियाएं कहेंगे। तो अब समझ में आ गया गैर बाजार क्रियाएं और बाजार क्रियाएं क्या होती हैं। तो गैर बाजार क्रियाएं और बाजार क्रियाओं का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र का भी कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। ये एक्स्ट्रा मुझे बताना था, इस तरह से जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो बिल्कुल छोटा सा दिया हुआ है, तो इस वजह से मुझे बताना था। अब बात करते हैं फिर से एनसीईआरटी की। तो इसमें बताया गया है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये किसमें शामिल होंगे, आपके प्राथमिक क्षेत्र में होंगे। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण होंगे, मैंने सारे आपको बता दिए थे, विनिर्माण के साथ साथ और क्या क्या है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, तृतीय क्षेत्र में, मतलब सेवाएं आएंगी। तो आपको डायरेक्ट आपको लिखना है सेवा किसमें आएगी, वो तृतीय क्षेत्र में ही आएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि जो क्रियाएं हो रही हैं इस क्षेत्र में, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, ये क्रियाएं 2 तरह की आपको देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी क्रियाएं देखने को मिल रही हैं, इसमें आप वस्तु भी दे रहे हैं और सेवा भी दे रहे हैं, दोनों तरह की क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। मतलब वस्तुओं का भी उत्पादन हो रहा है और सेवाओं का भी उत्पादन हो रहा है, और ये क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन का काम करती हैं। इसी वजह से इन क्रियाओं को क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन क्रियाओं को कहते हैं। अब समझ में आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपके क्षेत्र का आएंगे, जिसमें आपकी गैर बाजार क्रियाएं, बाजार क्रियाएं, उसके साथ साथ आपका क्या होगा, आपके प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, या आप वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, ये सारी क्रियाएं आपके किसमें आएंगी, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में आएंगी। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो आर्थिक क्रियाएं 2 तरह की होंगी, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं, मार्केटिंग एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो ये भी चीजें हमने बता दी। अब बात करते हैं जो बाजार क्रिया हैं, में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए परिश्रम या भुगतान किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ चुकी है। ठीक है, तो बाजार क्रियाओं में क्या किया जाता है, अगर बाजार क्रियाएं
कोई भी व्यक्ति है, अगर उसने 50 क्विंटल गेहूं उपजाया है तो वो क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा, और मार्केट में बेचने पर उसे क्या मिलेगा, जो उसने मेहनत की है, जो उस समय पर उसने पानी दिया, उसने खाद लगाई, बीज बोया, तो इन सारी चीजों का मेहनताना है ना, तो मेहनताना उसके पारिश्रमिक का जो सैलरी मिलती है और प्रॉफिट मिलता है उसे, तो ये सब चीजें किस में आएंगी, बाजार क्रियाओं में आएंगी। अब इसमें क्या क्या और शामिल हो सकता है, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ सरकारी सेवाएं भी शामिल होती हैं। तो गवर्नमेंट सर्विसेज जो मैंने बताई थी आपको, ये क्या है, ये भी आपकी बाजार क्रियाओं में ही आती हैं। अगर हम गैर बाजार क्रियाओं के बारे में बात करें तो ये अपने लिए ही किया जाता है। अब इसके लिए कोई भुगतान नहीं होगा। 2 क्विंटल गेहूं आपने उपजाए, 2 क्विंटल उपजा के आपने 2 क्विंटल ही कंज्यूम कर लिए तो फिर बचा ही नहीं मार्केट में बेचने के लिए, तो उसका आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बस ये है कि आपने एक खेत में क्या किया, आपने 10,000 रुपए लगाए, तो 10,000 रुपए लगाकर आप पूरा अपना 1 साल काट सकते हैं, उससे आपको प्रॉफिट होगा, आप अपने जीवन को जी सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी लाभ या पारिश्रमिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब समझ में आ गया पूरा बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं। तो यहीं पर अगर बात करें, अब ये जो क्रियाएं हो रही हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट है महिला और पुरुष का, कि महिलाएं और पुरुष किस तरह से विभाजित हैं इन क्रियाओं में, वो भी हमें देखना है। तो बात करते हैं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। अब ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं आपसे, अगर मैंने पेपर सेट बनाया तो उसमें ये लाइन जरूर डालूंगा, ठीक है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण, महिलाओं को पुरुषों के बीच जो श्रम का विभाजन है उसके कारण क्या है, ऐतिहासिक कारण भी हैं और सांस्कृतिक कारण भी हैं। अगर हम महिलाओं को देखें घर में, तो वो कामकाज करती हैं, ठीक है, घर में कामकाज करेंगी, और पुरुषों को अगर हम देखें तो क्या करेंगे, वो बाहर काम करेंगे, कोई सर्विस ले रहे होंगे, खेत में काम करेंगे, या फिर कोई सरकारी सेवा में काम कर रहा होगा। हमने यही देखा है, हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है। और बड़े बुजुर्गों की बात करें तो वो कैसे करते हैं, मैंने आज भी ऐसे लोगों का देखा है, शादी कर रहे हैं अपने लड़के की, और किस तरह से कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, अरे नहीं, हमें तो लड़की कैसी चाहिए, घरेलू लड़की चाहिए, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो घर में काम करे, हमारा लड़का बाहर काम कर लेगा, बाहर कमा लाएगा, हमको रोटी बना के दे दे। ये जो सोच है, ये सोच कैसी है, ये हमारी सांस्कृतिक सोच है। इस सोच ने हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है वो हमें आम जीवन में दिखाई देता है। और इसके साथ साथ अगर हम ऐतिहासिक महत्व पर जाएं तो इतिहास में हमें क्या हुआ है, इतिहास में महिलाओं को कैसा माना गया है, ऐसा माना गया है कि महिलाएं तो कमजोर हैं, महिलाएं तो दबी हुई हैं, महिलाओं को क्या किया जा सकता है, अगर बाहर भेजेंगे तो उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है, पुरुषों के साथ घटना नहीं होगी। इस वजह से हमें महिलाओं को बाहर नहीं भेजना चाहिए, महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो गलत काम करेंगी। इस तरह की सोच, पितृसत्तात्मक सोच, ये क्या है, ये ऐतिहासिक कारण है जिसकी वजह से महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है। और परिवार में जो सेवाएं दी जाती हैं, अब महिला काम तो कर रही है, मान भी लीजिए, आप ये भी कहते हैं कि महिला काम नहीं करती है, कामकाजी महिला नहीं है, ठीक है। कामकाजी महिला का क्या मतलब है, अगर एक आपकी माताजी हैं जो आपके घर में काम कर रही हैं, तो वो कामकाजी महिला नहीं है क्या, वो कामकाजी महिला है, लेकिन क्या उनका पारिश्रमिक आप उन्हें देते हैं, क्या उनका पेमेंट उन्हें करते हैं, कि उन्होंने आपको खाना दिया, आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और रेस्टोरेंट में खाने की थाली आप 200 रुपए का ऑर्डर करके खा लिया, और वही खाना आपकी मम्मी आपको खिला रही है, क्या आपने उन्हें 200 रुपए दिए, उन्होंने 200 रुपए का काम किया, और ऐसे ही मान लीजिए घर में 5 सदस्य हैं तो 1,000 रुपए आप उनका हो जाता है, और 1,000 रुपए ये अगर दोनों टाइम मिला रही हैं तो 2,000 रुपए पर डे का उनका क्या है, चार्ज है। वो चार्ज क्या आप कर पा रहे हैं, क्या आपके घर वाले उन्हें चार्ज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या कर रही हैं, वो घर में जो काम किया जाता है उसका कोई भुगतान नहीं किया जाता। और यही बात है कि जो सेवा वो दे रही हैं उसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि उनका मेहनताना उन्हें मिलता नहीं है। जब मेहनताना नहीं मिलता है तो राष्ट्रीय आय में ऐसा काम जोड़ा नहीं जाता है। तो यह भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो परिवार को दी जाने वाली सेवाएं हैं उनका पारिश्रमिक राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। ये आपको याद रखनी है, लाइन आई तो उस जगह पे आपको काटनी है। बात करते हैं अगली कि महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर कोई महिला है,
ठीक है। वो महिला क्या कर रही है, अगर मार्केट में जाती है, जैसे आपने एग्जांपल भी देखा था, हमने बताया था कि एक गरीब महिला है, वो क्या कर रही है, वो मछलियां बेचने मार्केट जा रही है। तो मछलियां बेचने जब मार्केट जा रही है तो मछलियों को पका के वो खिला भी रही है, लोगों को खिला रही है, या अंडा भुर्जी बना के खिला रही है। तो इस तरह के काम कर रही है कोई महिला कर रही है, तो उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें पारिश्रमिक मिल रहा है। और वो पारिश्रमिक जब मिलता है, वो कहां मिलता है, वो श्रम बाजार में मिलता है। और श्रम बाजार में जब मिलता है तब इसे क्या जोड़ा जाएगा, इसे जोड़ा जाएगा अपनी नेशनल इनकम में, ठीक है। तो जो महिलाएं बाहर जाकर मार्केट में कोई कामकाज करती हैं, तब उनकी सेवाओं को किसमें जोड़ा जाता है, नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन एक समस्या और है, महिलाएं क्या पुरुषों के बराबर पैसे कमा पाती हैं? कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर एक महिला और एक पुरुष एक साथ काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, फिर भी देखा गया है कि महिलाओं को उनका मेहनताना कम मिलता है, जबकि पुरुषों को ज्यादा मिलता है। और ये महिलाएं अगर पढ़ी लिखी हैं, अभी मेहनताने की बात चल रही है, किसमें काम चल रही है, अगर वो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। लेकिन अगर कोई महिला है वो सेवा क्षेत्र में काम कर रही है, अब सेवा क्षेत्र में कैसे, मान लीजिए कोई एक महिला है, वो क्या कर रही है, एक टीचर है, और टीचर होने के साथ अगर देखा जाए तो उसका मेहनताना उस पुरुष के मेहनताने के बिल्कुल बराबर होगा। जो सरकार होगी वो क्या करेगी, सेवा क्षेत्र में बिल्कुल सेम उन्हें आय प्रोवाइड कराएगी। तो ये प्रोवाइड कब कराई जाती है, अगर एक महिला को पुरुष के समान आय, उनकी शिक्षा और कौशल दिया जाए, तब यह निर्धारित होता है कि एक महिला और अधिक काम कर सकती है। तो जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति की उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग में सहायता करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं कहूं तो इस पे आप 3 स्टार लगा लीजिए, आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। और शिक्षा और कौशल क्या करता है, बाजार में किसी भी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। यह भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या करती है, शिक्षा और कौशल, आय के निर्धारक कौन है, शिक्षा और कौशल, आय के निर्धारक कौन, क्या जेंडर है आय का निर्धारक, नहीं। अगर एक महिला और एक पुरुष को समान शिक्षा दी जाए, समान कौशल दिया जाए, तो आय उस व्यक्ति की, मतलब दोनों की, महिला और पुरुष दोनों की सेम ही होगी। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? तो शिक्षा और कौशल का आय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं कि जो अधिकांश महिलाएं हैं उनके पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल होता है। ये बात हमें देखने को मिलता है। अगर कोई पुरुष है तो उसे बीए से आगे पढ़ाया जाएगा, जबकि महिला होगी उसे मैट्रिक में ही निकाल दिया जाएगा। अब तो महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, किसी लड़की का भी बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। तो उस तरह से उन्हें देखने को मिल रहा है। लेकिन समाज है ना, समाज पितृत्व सत्तात्मक है, तो अभी उस तरह के कौशल नहीं दिए जा रहे हैं। शिक्षा पर तो काम किया जा रहा है, सभी पढ़े, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वाले कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेटी को कौशल दो, क्या ये कॉन्सेप्ट है अभी तक? ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है, हमारे आम नागरिकों में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है। हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन आम नागरिकों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि उनके जो कान हैं वो पितृसत्तात्मक रूपी एक पर्दे से ढके हुए हैं, जो जब तक वो पर्दा नहीं हटेगी तब तक समान कौशल महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। जो अधिकांश महिलाएं होती हैं वो काम कहां करती हैं, उस जगह पर काम करती हैं जहां उन्हें सुरक्षा मिले, और जबकि वहां पर सुरक्षा होती ही नहीं है, नौकरी की सुरक्षा ही नहीं होती है, और कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। महिला कहीं पर काम कर रही है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रही है, तो अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, महिला को निकाला जाएगा। महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, महिला को पहले निकाल दिया जाएगा। ये चीजें आम हैं, देखने को मिलती हैं, और सरकार भी इस चीज को मानती है, ठीक है। उसके साथ साथ अनियमित रोजगार होता है इनका, किसी भी जगह पर काम कर रही हैं तो एक टाइम बाउंडेशन में वो काम कर रही हैं कि इस जगह पर ही वो काम कर सकती हैं, वो देर रात तक काम नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें इस टाइम तक ही काम करना है। और जो उनका रोजगार है वो क्या है, 2 महीने तक उन्हें काम करने को दिया गया, 2 महीने के बाद काम से उनकी छुट्टी कर दी गई। तो ये भी चीजें देखने को मिलती हैं, और यहां पर उन्हें जो आय मिलती है वो भी बहुत कम मिलती है। इसके साथ इन्हें जो मैटरनिटी लीव होती है, जिसे कहती है सरकार, कहती है कि मैटरनिटी लीव जो होती है वो देनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती है। अगर कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है तो उस प्राइवेट क्षेत्र से उसे निकाल दिया जाता है, उसे
हटा दिया जाता है कि अब यहां पर आप काम नहीं कर सकते। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं और ये काम हो रहे हैं। उसके साथ साथ शिशु देखभाल के काम नहीं हो रहे हैं और जो सामाजिक सुरक्षा है वैसी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है। तो ये प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। अगर देखें उच्च शिक्षा और उच्च कौशल महिलाओं को दिया जाए तो वो पुरुषों के बराबर वेतन काम करती हैं और उसके साथ साथ ये जो महिलाएं हैं वो कौन से क्षेत्र में काम करेगी, संगठित क्षेत्रों में काम करेंगी। ठीक है, और संगठित क्षेत्र में कौन से आते हैं, जैसे शिक्षण है और चिकित्सा है। तो ये वाला लाइन आपकी केवीएस में आ चुकी है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती है। मतलब क्वेश्चन कैसे आया था कि एक महिला संगठित क्षेत्रों में काम करना ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, उसके साथ साथ शिक्षण और चिकित्सा में वो काम करना ज्यादा पसंद करती है। अब देखिए शिक्षण और चिकित्सा में क्यों काम करना पसंद करती है, क्योंकि यहां पर जो टाइम बाउंडेशन होता है, मतलब एक महिला को 9 बजे से 5 बजे तक काम करना है तो इतने तक ही वो काम करेगी। रात में उसे काम करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रात में उसे काम नहीं करना है। उसके साथ उनका डेली का रूटीन होता है, डेली इतने ही टाइम पे जाना है। उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकती हैं, क्योंकि एक महिला है ना, खाना तो बनाना ही है उसे घर पे, पुरुष तो खाना नहीं बनाएंगे। तो इस तरह की भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो चीजें हैं वो संगठित क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब आप कुछ और नौकरी की बात करें तो वो कौन कौन सी नौकरी में भाग लेती हैं, जैसे प्रशासनिक कोई नौकरी है और सेवाएं हैं जो क्या है, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी सेवाएं हैं। वो क्या है, उच्च स्तर की इनकी प्रौद्योगिकी की जब आवश्यकता पड़ती है तो उसमें भी महिलाएं जाती हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, उच्च कौशल होनी चाहिए, बहुत उच्च उनकी शिक्षा होनी चाहिए। तो जो परिवार होते हैं पहले से शिक्षित होते हैं, उन परिवार की महिलाएं ही, उन परिवार की बच्चियां ही क्या करती हैं, और अधिक शिक्षा प्राप्त करती हैं। वो ही महिलाएं आगे बढ़ती हैं और वो ही इस तरह के क्षेत्र में काम करती हैं। आप बताइए कि कौन सी एक महिला है, उसके परिवार गरीब परिवारों से आ रहे हैं और उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है और वो डायरेक्ट ही क्या कर रही है, डायरेक्ट एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रही है। ये केस आपको रेयर ही देखने को मिलेंगे। आम लोगों में इस तरह की भावना देखने को नहीं मिलती है। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि महिला और पुरुष किस तरह से काम कर रहे हैं। महिलाएं कहां काम कर रही हैं, संगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि वहां पर ही वो काम करें। और वो काम कब कर पाती हैं, अगर उन्हें उच्च शिक्षा दी जाए, उच्च कौशल दिया जाए तभी। अगर वो काम कर रही हैं, अब देखिए यहां पर 2 पॉइंट और आए जो मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं कि अगर हमने क्षेत्रों की बात की ना तो क्षेत्र में 2 क्षेत्र और आए। एक आया संगठित क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा जो अभी तक दिखाई नहीं दिया हमें वो होता है असंगठित क्षेत्र। तो ये क्षेत्र क्या है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो संगठित क्षेत्र वो होते हैं जिनमें सरकारी सेवाएं होती हैं, सरकारी सेवाएं, उसके साथ साथ सरकारी नियम, सरकारी नियमों का पालन होता है। तो सरकारी जो नियम बनाए जाते हैं, सरकार द्वारा नियम बनाया गया कि किसी भी महिला को क्या करना चाहिए, जो प्रसूति अवकाश है वो देना चाहिए, मैटरनिटी लीव देनी चाहिए, बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सारी है ना अपनी, तो ये सारे काम कौन करता है, सरकार करती है। सरकार नियम बनाती है और उन नियमों का पालन कहां किया जाता है, केवल संगठित क्षेत्रों में किया जाता है। जो असंगठित क्षेत्र होते हैं उसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता है, नियमों का पालन नहीं। ठीक है, उसके साथ इनका कोई दायित्व नहीं होता है, दायित्व नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई ये हम अपने ऊपर रखते हैं, हम चाहते हैं हमारा प्राइवेट है कोई भी काम है, उस काम में हम महिला को लें या ना लें, उस काम में हम महिलाओं को अवकाश दें या ना दें, ये हमारे ऊपर है। हम सरकार की बातें नहीं मानते हैं, हमारा उतना ही निजी काम है, उस निजी काम में हम अपने अनुसार ही काम करेंगे, हमें कोई भी फालतू की हेडेक नहीं लेनी है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो आपको असंगठित क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। तो इससे संगठित और असंगठित क्षेत्र भी थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। तो बाकी का जो पॉइंट्स है वो भी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं 1-2 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आपको इस वाली पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। तो आगे की जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ चीजें देखेंगे जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं, शिक्षा है, रोजगार है, ये भी चीजें हमें देखनी है, स्वास्थ्य है। तो ये सारी चीजें इसी वाले चैप्टर में हम देखेंगे आगे की वीडियो में। एक एक करके हम एक एक टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आपको पीडीएफ मिलती है। तो
बस इतना ही लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है लाइक करिए, लोगों को साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। शेयर करेंगे तभी मैं बढ़ पाऊंगा, आप बढ़ पाएंगे, और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा कि अरे देखिए इतने लोग आ रहे हैं तो हमें वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने 100 दिन का वो 100 डेज का आपका प्लान बनाया तो उस प्लान पे मैं काम करूं, तभी काम करूंगा ना जब आप लोग भी उसमें एक्टिविटी दिखाएंगे। ओके, तो 8 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी का अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।